या तो देश के प्रधानमंत्री को भूलने की बीमारी हो गई है, या फिर वो देश के मौजूदा हालात में जो साहस की ज़रूरत है वो साहस नहीं दिखा पा रहे हैं, डर गए हैं। क्योंकि साल भर से अधिक हो गया है, मणिपुर में जिस तरह की इमरजेंसी है प्रधानमंत्री उसके बारे में न बोल रहे हैं न वहाँ जा रहे हैं। देश के छात्रों के भविष्य के साथ जिस तरीके से उनकी सरकार ने खिलवाड़ करके वहाँ एक इमरजेंसी ला दी है, उसके ऊपर न प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं। परीक्षा पे चर्चा की का ढकोसला करने वाली सरकार आज उसके ऊपर कुछ नहीं बोल रही है। देश के शिक्षा विभाग के अंदर आत्मविश्वास समाप्त हो गया है कि वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम करा सकें, जिससे अन्य एग्ज़ाम्स के अभ्यर्थी हैं उनको परेशानी हो रही है। उसके ऊपर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोल रहे हैं। देश का इंफ्रास्ट्रक्चर जगह जगह से लीक हो रहा है, ध्वस्त हो रहा है, पुल गिर रहे हैं, मंदिर से लेकर के एयरपोर्ट तक लीक हो रहे हैं। ये मौजूदा हालात हैं। अगर देश के प्रधानमंत्री जो है वो ब्लैक एंड वाइट फिल्मों के दौर में रहेंगे और देश का के सामने जो त्रासदी है उसे नहीं देखेंगे, तो उनकी सरकार ही त्रासदी का शिकार हो जाएगी। उन्होंने हालांकि तमाम वोटर जवाब दिया, और जिस बात का आप लोग बार बार जिक्र कर रहे थे कि संविधान को बदल दिया जाएगा या संविधान खत्म कर दिया जाएगा, उस पर भी उन्होंने कहा कि संविधान पर आस्था जताते हुए देश की जनता ने मत दिया है। देश की जनता तो संविधान पर आस्था दिखाती है, हमेशा से दिखाती रही है। क्या आरएसएस, क्या बीजेपी, क्या चुनिंदा पूंजीपतियों को दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने वाले नेता, क्या स्वयं को भगवान मानने वाले नेता, क्या तानाशाही का खूंखार सपना देखने वाले नेता, क्या ईडी, सीबीआई, आईटी का दुरुपयोग करने वाले नेता, क्या देश के प्रेस को डराने वाले नेता, क्या देश में अनेक सहयोगी दलों को के पीठ में छुरा घोंप करके उनके दलों को तोड़ने मरोड़ने वाले नेता, क्या चुनाव आयोग का दुरुपयोग करने वाले नेता संविधान के साथ खड़े हैं? क्या लोकसभा में, राज्यसभा में माइक बंद करने वाली पार्टी, चंदा लो धंधा लो के माध्यम से 13,000 करोड़ जमा करने वाली पार्टी संविधान के साथ खड़ी है? प्रधानमंत्री जी अगर संविधान के साथ खड़े होते तो जनता उनके खिलाफ वोट नहीं करती और उनको इतने आंसू नहीं बहाने पड़ते चुनाव के दौरान। पर जिस तरीके से टीम इंडिया की जीत हुई, प्रधानमंत्री ने खत भी लिखा है, उसमें जिक्र किया राहुल द्रविड़ से लेकर रोहित शर्मा और तमाम खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने वाली बातें प्रधानमंत्री ने की। समूचा देश उत्साहित है कि टीम इंडिया ने विश्व कप जीता है। इसके लिए सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं हैं, पूरे देश की तरफ से, हमारी तरफ से हैं। ये अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री जी जब देश में कुछ अच्छा होता है तो इस उम्मीद में कि लोग थैंक यू मोदी जी कहेंगे, बढ़ चढ़कर उस उत्साह में, उस सेलिब्रेशन में शरीक होते हैं। लेकिन सवाल ये है, जिम्मेदारी तब नहीं है जब आप क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हो। जिम्मेदारी तो उसे कहते हैं जब किसी त्रासदी में, किसी आपदा में, किसी समस्या में आप अपनी काबिलियत के दिखाते हुए, अपना साहस दिखाते हुए आगे बढ़ करके उसकी जिम्मेदारी ले रहे हों और उसके ऊपर निर्णय दे रहे हों। इस तरह के समस्याओं से भागने वाले देश के नेता कभी भी क्रेडिट की होड़ में रह करके देश के अच्छे नेता नहीं बन सकते। इंडिया ने जा रहा है कि ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग के खिलाफ में पार्लियामेंट का जो शेष सत्र बच रहा है उसमें प्रदर्शन किया जाएगा। क्या आप लोग भी इस बात से सहमत हैं? ईडी और सीबीआई की जो कार्रवाई हो रही उसके खिलाफ सपा के भी तमाम सांसद विरोध करेंगे। देश की मीडिया ने अलग अलग प्रकाशन से दिखाया है कि किस तरीके से जो नेता भारतीय जनता पार्टी या उसके सहयोगी दल को ज्वाइन कर लेते हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता की आवाज़ बनना बंद कर देते हैं, उनके ऊपर जिस तरह के भी मुकदमे हों, जिस तरह का भी भ्रष्टाचार हो, वो भ्रष्टाचार की फाइल या तो गुम हो जाती है या सीबीआई ईडी उन केसों को भूल जाती है या वहाँ क्लोजर की बात करने लगती है। वो सरकार में आके मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री सब बन जाते हैं, उप मुख्यमंत्री सब बन जाते हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों के उनके प्रत्याशियों ने कहा है कि अब वो चैन की नींद सोते हैं क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, तो देश के भ्रष्टाचार को पकड़ने वाला तंत्र उनको परेशान नहीं कर सकता। जो पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इतना बड़ा चंदा का व्यापार कर लेती है, 13,000 करोड़ चंदा जमा करती है 10 साल में, और उसको दूसरों के ऊपर भ्रष्टाचार दिखाई देता है, वो चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल में भेज सकती है तरह तरह के शिकंजे कस के। लेकिन जो सामने सामने ब्लैक एंड वाइट भ्रष्टाचार दिखाई दे रहा है उसको एक्नॉलेज नहीं करती, उसको मानती नहीं है। वो पार्टी के खिलाफ लगातार प्रदर्शन होना चाहिए क्योंकि ऐसी पार्टी देश के लोकतंत्र के खिलाफ है, जनता की आवाज़ के खिलाफ है, संसद के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है। बीजेपी एमपी ने कहा है कि जनता ने अपोजिशन को मैंडेट दिया है कि पार्लियामेंट के सत्र के
दौरान वो सहयोग करें, ना कि सिर्फ और सिर्फ विरोध करें। 10 वर्षों के बाद अपोजिशन ने एलओपी को चुना है, वो ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी डिस्कशन नहीं करना चाह रही, डिस्कशन सिर्फ और सिर्फ भाग रही है। पिछले 10 सालों में जितने इतवार हुए हैं उससे कम बार भारतीय जनता पार्टी ने संसद आहूत करने की कोशिश की है। बहुमत, प्रचंड बहुमत होने के बावजूद गुजरात के चुनाव के लिए संसद को आहूत करने में देरी दिखाई। अपने अघोषित सहयोगी दलों के माध्यम से संसद में बाधा डाली। प्रधानमंत्री स्वयं 30-32 बार संसद में बोले हैं 10 साल में। जो प्रधानमंत्री एक चुनावी रैली में 4-5-6 बार एक दिन में बोल लेते हैं, 6 अलग अलग कपड़े पहन करके। तो जिस तरीके से ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं, जिस तरीके से माइक बंद किया जाता है, जिस तरीके से सांसदों को सस्पेंड किया जाता है, देश की जनता मानती है कि देश के प्रधानमंत्री अमित शाह जी के साथ मिलके तानाशाही बहाल करने का एक खूंखार दुस्वप्न देख रहे थे, जिसको जनता ने चकनाचूर कर दिया है। अब इनके मंत्री, इनके चाटुकार, इनके सहयोगी कौन क्या बोलता है वो मायने नहीं रखता। जनता मानती है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के खिलाफ है, जनता के अरमानों के खिलाफ है, चंद पूंजीपतियों के साथ है और घमंड में है। कल से सर जो क्रिमिनल लॉज हैं जो नए वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। अर्जुन मेघवाल कह रहे हैं कि जनता को जस्टिस देने के लिए ये जो है कानून लाया गया। भारतीय जनता पार्टी ने एक कलंकित इतिहास बनाया कि जितने 400 से अधिक एक समय में सांसद, विधायक, चुने हुए प्रतिनिधि, जिनके ऊपर तरह तरह के गंभीर से लेकर के अन्य आपराधिक मुकदमे दर्ज थे, उनकी अपनी एफिडेविट के हिसाब से वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, जिसमें 100 से अधिक तो केवल संसद में थे। तो जो पार्टी इतने गंभीर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को अपना प्रतिनिधि बनाती है, जनता के सामने बड़े बड़े भाषण दे करके, बड़ा बड़ा चुनाव अभियान चला करके, पैसा खर्च करके उनको चुनवाती है, वो पार्टी कह रही है कि वो देश में क्रिमिनल रिफॉर्म सिस्टम लाना चाहती है। वो सिर्फ ब्रजभूषण शरण सिंह को बचाना चाहती है, वो प्रज्वल रेवन्ना को बचाना चाहती है, वो बिल्किस बानो के रेपिस्ट को बचाना चाहती है, वो इस तरह के तमाम क्रिमिनल्स को बचाना चाहती है जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को ज़मीन पे या तो दबंगई से मजबूत कर सकें या अपराध से मजबूत कर सकें। तो ऐसे में जो नए कानून भारतीय जनता पार्टी ला रही है, जो लागू हो रहे हैं, ये कानून देश के खिलाफ हैं, संविधान के खिलाफ हैं, जनता के खिलाफ हैं और लोगों को डराने धमकाने के लिए, खासकर मीडिया को डराने धमकाने के लिए कारगर करने की कोशिश की जाएगी। संसद से लेकर सड़क तक, आज से लेकर आने वाले समय तक इसका विरोध होगा। केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी को बढ़ा दी गई 12 जुलाई तक। वीरेंद्र सचदेवा है दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि जिसने भी क्राइम को कमिट किया है उसे पे करना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जिसने क्राइम को कमिट किया है उसे पे करना पड़ेगा, तो उस पेमेंट का 13,000 करोड़ का चंदा का ट्रैक रिकॉर्ड तो भारतीय जनता पार्टी के पास है। ये क्यों संतों ने और चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन से भारतीय जनता पार्टी को चंदा नहीं दिया है। 13,000 करोड़ चंदा उन लोगों ने दिया है जो कोई ना कोई भ्रष्टाचारी तंत्र से अपना फायदा देखना चाहते हैं, ले रहे हैं और आगे भी लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी अगर किसी को कहती है कि ये भ्रष्टाचारी है, तो या तो उसकी राजनीति समाप्त करना चाहती है, या उसे डराना चाहती है, या फिर लोगों में लोकप्रियता, उसकी लोकप्रियता को देख करके खुद डरी हुई है, इसीलिए उसको तरह तरह के आरोप से बांध करके जेल में डालना चाहती है। फ्रीबीज को लेकर जो है वो विरोध कर रही है मौजूदा महाराष्ट्र की सरकार की कि फ्रीबीज के रूप में पैसे भी बांटने की कोशिश जो है वहाँ की सरकार ने किया। विधानसभा चुनाव नजदीक है, क्या आपको लगता है कि फ्रीबीज नुकसानदायक है या फिर जिसकी सरकार होती है उससे उसे फायदा मिलता है? विधानसभा चुनाव से पहले देश के चुनाव आयोग को और देश के न्यायालयों को देखना चाहिए कि महाराष्ट्र की जनता चीख चीख के कह रही है कि नकली शिवसेना और नकली एनसीपी दोनों के चुनाव चिन्ह असली शिवसेना और असली एनसीपी के नहीं हो सकते। जनता ने पीठ में छुरा घोंपने वालों के पांव के नीचे से जमीन खींच ली है और जनता को किसी भी तरह की आप रिश्वत दे करके, गुमराह कर करके, अगर आप चाहेंगे कि आप नेता बन जाएं और कुछ वोट ले लें, भारतीय जनता पार्टी का और उसके सहयोगी दलों का ये शकुनी वाला तिगड़म नहीं चलेगा। ये जनता ने लोकसभा चुनाव में दिखाया है और अगर चुनाव आयोग अपनी नैतिक जिम्मेदारी को वाकई समझता है तो वो लोकसभा चुनाव के आधार पर ये तय करेगा कि नकली शिवसेना और नकली एनसीपी, कम से कम उनके पास वो सिंबल नहीं होने चाहिए, वो चुनाव चिन्ह नहीं होने चाहिए जो असली शिवसेना और असली एनसीपी के दस्तावेज हैं। कर्नाटक एक बात निकल कर आ रही है कि वहाँ के मुख्यमंत्री मांग कर रहे हैं कि और भी ज़्यादा डिप्टी सीएम होने चाहिए। बीजेपी का इस पे कहना है कि डीके
के शिव कुमार की जो ताकत है उसे कम करने की सिद्धारमैया इस तरह की बातें उठा रहे हैं। ये सब राजनीतिक चर्चाएं हैं। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, उनको तय करना है कि वो जनता के लिए किस तरीके से बेहतर ढंग से काम कर सकें। जब तक ये चर्चाएं पुख्ता नहीं होती, इस पर हम कोई अपनी तरफ से कमेंट नहीं करेंगे। एक बात ये भी निकल कर आ रही है सर कि डिप्टी स्पीकर के लिए की तरफ से नाम दिया जाएगा उनके सांसदों के द्वारा इंडिया अलायंस की तरफ से। क्या आप लोगों की ये मांग है, अपेक्षा है कि डिप्टी स्पीकर समाजवादी पार्टी का हो? अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी एकजुट है और तमाम पार्टियां उनका सम्मान करती हैं, इंडिया अलायंस की पार्टियां उनका सम्मान करती हैं। जब भी उनकी तरफ से इस तरह का कोई औपचारिक प्रस्ताव आएगा, मैं उम्मीद रखता हूं कि इंडिया अलायंस के तमाम घटक दल और भारतीय जनता पार्टी के भी सहयोगी दल इस चीज़ को पे गौर करेंगे कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी के तानाशाही के सपने को चकनाचूर किया है और जिन जिन प्रतिनिधियों ने पूरे देश को संदेश भेजा है अपने विजय से, वो प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय स्तर पर अच्छे नेतृत्व करने के अवसर मिलेंगे। ये निर्णय अखिलेश यादव जी का होगा, औपचारिक रूप से होगा, पारदर्शी ढंग से होगा और मीडिया के सामने बातचीत करने के बाद होगा।